धन्यवाद उपसभापति जी, आपने विनियोग विधेयक 2026 के संदर्भ में बोलने के लिए मुझे मौका दिया। और कुल मिलाकर के देखें तो 61 ग्रांट है और इफेक्टिव 32 ग्रांट्स उसमें से हैं। यह दूसरी सप्लीमेंट्री ऑफ डिमांड 2025-26 की है और यह कानून 115 आर्टिकल 115 के अंतर्गत लाई गई है। यह संवैधानिक भी है और वित्तीय प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य बहुत नेक है कि किस प्रकार से किसानों को और मदद की जाए, उर्वरक पे सब्सिडी को दे करके गरीबों को और अन्न दिया जाए, उसके लिए यह सप्लीमेंट्री ऑफ डिमांड है। जो आज के दिन में वैश्विक जो वातावरण है उतार चढ़ाव का, उसमें प्राइस स्टेबलाइज रहे, लोगों को लाभ मिले, उसको ध्यान में लेकर के ले आया गया है। और जो हमारे भारत माता की रक्षा करने के लिए जो सैनिक है, पूर्व सैनिक है, उनको और सुविधा किस प्रकार से दी जाए, चाहे हेल्थ की हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की हो, उनके लिए भी इस सप्लीमेंट्री ऑफ डिमांड में प्रोविज़न है। और उसी के साथ साथ देखें तो और जो भारत की विकास की रफ्तार है और तेज गति से चलती रहे, उसके लिए भी कुछ डिमांड मांगी गई है। और कुल मिलाकर के हम कहें तो जिन जिन हेड में जो खर्चा मांगा गया है एडिशनल, जो संचित जो हमारा फंड है उसके माध्यम से, वह गरीब के लिए, किसान के लिए, देश के सैनिक है उनके लिए और विकास की रफ्तार चलती रहे, उसके लिए इसमें मांगा गया है। लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग जो है लगातार, अभी मैं सुन रहा था, नेगेटिव पॉलिटिक्स करना, नकारात्मकता के साथ बात करना। और लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि जब विपक्ष के लोग, कुछ लोग विकास के रास्ते में दीवार बन के खड़े होते हैं, लेकिन मोदी सरकार का कारवा है रुकने का नाम नहीं लेता और विकास की रफ्तार ऐसी चलती रहेगी सर। और कुल मिलाकर के देखें, इन लोगों का भारी भरकम तो लगभग बजट का जो हमारा 2025-26 का जो खर्चा होगा उसको 4% के आसपास यह सप्लीमेंट्री ऑफ डिमांड है। और फिजिकल डेफिसिट भी लगभग उतना ही रहेगी जितना माननीय वित्त मंत्री जी बैठी हैं, जो इन्होंने उसको 4.4% कहा है सर। पहले जो डिमांड है उसके बारे में बात करना चाहूँगा सर। ये डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर का है, 15,000 करोड़ रुपए P&K के लिए और 4,200 करोड़ रुपए यूरिया के सब्सिडी के लिए सर। किसान हमारा सर अन्नदाता है और किसान की ताकत है उर्वरक, पानी और तकनीकी सर। किसान भी किसी भी प्रकार से समस्या में न आए। हम सबको मालूम है कि 2014 से पहले स्थिति क्या थी सर। उर्वरक की कमी होती थी, किसानों में हाहाकार मची हुई थी, उर्वरक की कालाबाजारी होती थी, आयात में निर्भरता हमारे होती थी और महंगी खाद मिलती थी सर। लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने इस दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम लेने का उठाए। पहले नीम कोटेड यूरिया के माध्यम से कालाबाजारी भी रुकी और उसके यूरिया का डाइवर्सिफिकेशन भी रुका सर। उसके साथ ही नैनो यूरिया की जो अभी आलोचना कर रहे सर, मैं नैनो यूरिया के बारे में बताना चाहूँगा सर। जो स्टैंडिंग कमेटी है सर, स्टैंडिंग कमेटी के सभी सदस्य जो है, चाहे पक्ष के हो विपक्ष के हो, सभी नैनो यूरिया की तारीफ करते हैं। और इसलिए तारीफ करते हैं कि नैनो यूरिया जब हम यूज करते हैं तो 25% कास्ट भी कम आती है और उत्पादकता भी 15 से 20% बढ़ती है। उसके साथ साथ यह भी रिसर्च किया गया है कि नैनो यूरिया यूज जब करते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, यह भी किया गया सर। तो उसकी जब पूरे के पूरे जो स्टैंडिंग कमेटी, उसमें सब लोग तारीफ करते हैं, कांग्रेस के लोग भी तारीफ करते हैं, लेकिन यहाँ आकर के नैनो यूरिया की निगेटिविटी पे बात कर रहे हैं। इससे लगता है कि इनके मन में केवल नकारात्मकता ही भरा है, पॉजिटिविटी दूर दूर तक नहीं है सर। देखिए सर, यह प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने किसी भी समय भी जो किसान है उसको यूरिया के संकट में नहीं डाला। आपको ध्यान होगा सर, जब कोविड का समय आया सर, तो कोविड के समय जो यूरिया के दाम, इंटरनेशनल प्राइसेस, लगातार उर्वरक के दाम बढ़ रहे थे सर। लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, यूरिया का दाम 2,400 रुपये पर 50 किलो का बैग पे हो गया, 2,400 रुपये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने
किसानों को 266 रुपए में ही देने का काम किया। यह प्रधानमंत्री जी की नीति दिखाती है सर। डीएपी सर, डीएपी का दाम लगातार बढ़ता चला गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि नहीं भाई, किसान तो हमारे अन्नदाता हैं, इनको डीएपी की संकट नहीं आना चाहिए, बढ़े हुए दाम ये नहीं झेल सकते। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 4000 रुपये डीएपी का दाम हो गया 50 किलो का, तो मोदी जी ने 1350 रुपये पे ही किसानों को वह डीएपी देने का काम किया सर। और इसी का कारण है कि आज हमारी उत्पादन जो बढ़ रही है ना सर, जो हम राइस में नंबर 1 आ रहे हैं, हमारा जो खाद्यान्न लगातार बढ़ रहा है, वो इसी का कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी भी किसानों को संकट में नहीं डाला सर। दूसरा सर, ये कह रहे हैं कि यूरिया का उत्पादन नहीं बढ़ा सर। कहाँ से यूरिया का उत्पादन नहीं बढ़ा सर? जब यूपीए की सरकार थी सर, जो फर्टिलाइजर के प्लांट थे लगातार बंद हो रहे थे, लेकिन ये कहते थे हमारा पैसा ही नहीं है, वो नहीं चालू होता था सर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 6 यूरिया के प्लांट, रामागुंडम फर्टिलाइजर, गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट, बरौनी फर्टिलाइजर प्लांट, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट, यह शुरू हो गया। और उड़ीसा और आसाम का फर्टिलाइजर का प्लांट इसी वर्ष शुरू हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री जी की नीति है। तो आप कैसे कह रहे हो भाई? और उत्पादकता सर, 332 जो टोटल के संख्या में लाख मीट्रिक टन होती थी, आज 524 लाख मीट्रिक टन आज फर्टिलाइजर के उत्पादन हो रहा सर। आज हम धीरे धीरे करके 73% यूरिया का उत्पादन देश में ही कर रहे हैं। और यह मान के चलिए वो दिन दूर नहीं जब भारत 100% यूरिया का और फर्टिलाइजर का उत्पादन करेगा, क्योंकि यह नया भारत है, ये ठान चुका है। जो संकल्प लिया है मोदी जी के नेतृत्व में, वो पूरा हो करके रहेगा। अब चिंता की बात मत करिए सर। दूसरा सर, चिंता मुक्त है। दूसरा सर, फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन में 23,641 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत रखा गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो हमारे ऐसे वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनको और अधिक कैसे लाभ दिया जा सके, उसके लिए रखा गया सर। कोविड के संकट के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च में 2020 में शुरू हुई और हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कुछ लोगों ने सोचा था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है 1 साल, 2 साल, 3 साल में बंद हो जाएगी, ऐसा लोगों ने सोचा था। और लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी जी का देखिए, जो क्योंकि वो मानते हैं कि गरीबों का जो देश का खजाना है उस पर गरीबों का पूरा अधिकार है, इसलिए 1 जनवरी 2024 से लेकर के 5 साल तक 31 दिसंबर 2028 तक 5 साल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया गया और 11,80,000 करोड़ रुपए का अन्न लोगों को मिलेगा। तो एक तरफ जहां एमएसपी बढ़ा करके जो धान है, गेहूं है, उसकी खरीद भी का दाम भी अधिक दे रहे हैं। दूसरी तरफ 81 करोड़ लोगों को अन्न देने का काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोग तो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं उनको बता देता कि 6 करोड़ ऐसे लोग हैं, 6 करोड़ ऐसे पश्चिम बंगाल के लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 किलो अनाज प्रतिमाह देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के लोगों को। है नहीं तो वो कहते कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं उनको बताना चाह रहा था सर। तो कुल मिलाकर के कहे सर, जो मोहल्लों में राजनीति करते हैं ना, उनको गरीबों की मुस्कान नहीं दिखती। कुल मिलाकर के यही है सर। तीसरा सर, हमारा इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड सर, उसके बारे में अभी आलोचना कर रहे थे। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड की जरूरत क्या है सर? हम सब ने देखा जब कोविड का समय आया, पूरे विश्व में उथल पुथल हो रहा था, प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही थी। उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक प्रकार की जो स्कीम्स निकाल करके, अनेक प्रकार के सपोर्ट दे करके पूरे विश्व भर में सबसे कम महंगाई दर वो भारत में रखने का काम किया था। यह पूरे विश्व भर ने देखा और सबने तारीफ भी किया। उसी प्रकार सर, आज भी जब वैश्विक संकट है सर, ये पश्चिम एशिया का जो संकट है, हमारा तो संकट है नहीं, यह तो वह देश लड़ रहे हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन आज जो वैश्विक परिस्थिति है उसमें अगर किसी 2 देश लड़ते हैं तो अवश्य रूप से कोई तीसरा देश होता, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे जो क्रूड ऑयल है
या गैस है, अवश्य रूप से प्रभाव आएगा सर, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन सप्लाई चेन मजबूत रहे, लोगों को राहत मिलती रही है, प्राइस में बहुत अधिक फ्लक्चुएशन न आए, इसके लिए 57,381 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है। शक्ति सिंह जी, जरूर मैं बताना चाहूँगा, आप करो इतना प्रोविजन क्यों किया? भैया ये मोदी सरकार है, ये ऐसी सरकार नहीं है कि जब बारिश हो रहा तो छाता खरीदने चली जाएगी। ये ऐसी सरकार नहीं है कि प्यास लगेगी तो कुआं खोदेगी। ये ऐसी सरकार है कि छाता भी पहले से रखेगी और कुआं भी खोद करके पहले से रखेगी, जिसे समय पे लोगों को उसका लाभ मिल सके। इसलिए प्रोएक्टिव सर सिलेंडर की बात मैं क्या करूं लेकर के। देखिए सर, सिलेंडर एक उसका आगे गेट पे भी बैठे हुए पार्लियामेंट में सर, आप बताइए सर, मैं जरा याद दिला दूं, हापुड़ में अब्दुल रहमान, मेरठ के अब्दुल रहमान, वो समाजवादी पार्टी के नेता, उनके घर पे जब छापा पड़ा तो 55 गैस सिलेंडर समाजवादी पार्टी के नेता के घर पे पड़ा और सोशल मीडिया में वो कह रहे थे कि गैस की कमी है, उनको पकड़ा गया था। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कितना सिलेंडर छिपा रखा होगा उसका पता नहीं सर, लेकिन उसके साथ साथ सोशल मीडिया में जो अफरा तफरी करने का काम कर रहे हैं, कृपया देश हित में, राष्ट्र हित में एक काम मत करिए। जब ऐसे संकट होते हैं तो सबको मिल करके लोगों में विश्वास का एक वातावरण उत्पन्न करना होता है, न कि पार्लियामेंट के बाहर सिलेंडर लेकर के या सर पे सिलेंडर लेकर के इस प्रकार से बात करना, यह किसी भी प्रकार से ये ठीक नहीं है सर। अरे आपको इसकी तारीफ करना चाहिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जब सब देशों के लिए ऑयल टैंकर बंद था, कोई ऑयल टैंकर लेके निकल नहीं सकता था, प्रधानमंत्री मोदी जी का यह रिस्पेक्ट है। उन्होंने जो बात किया, वहां से हॉर्मुज स्ट्रेट से निकल करके कच्चे तेल का जो हमारा जहाज है वो 12 तारीख को मुंबई में पहुंच गया। यह उनकी लोकप्रियता है। दो और ऑथेंटिकेट कर लो, दो और सर, एक एलपीजी का बहुत बड़ा शिप जिसमें 92,700 लाख मीट्रिक टन, यह भी एलपीजी का जो हमारा जो शिप है वो लेकर के चला है। ईरान ने भी कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी, या भारत के लिए कोई सामान जा रहा है तो उसको जाने दो, उसके लिए नहीं रोकेंगे। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण शुद्ध रूप से अगर देखेंगे तो यह है प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता, प्रधानमंत्री जी का जो विश्व में जो रिस्पेक्ट है। और तभी तो यह संभव हुआ कि विश्व भर में, पूरे विश्व भर में अगर 28 देशों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है। रसिया है, यूएई है, फ्रांस है, सऊदी अरेबिया, ओमान है, सब ने सर्वोच्च नागरिक प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया है। यह उनकी लोकप्रियता, यह जो वैश्विक पटल पे उनकी जो पहचान है, इसके कारण तभी तो सिर्फ आ रहे साहब, आपके भी गैस ये प्रोफेशन का ही है 57,000 करोड़ रुपए। तीसरा सर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसमें 41,430 करोड़ रुपए सर। हम कहते हैं भारत भूमि के रक्षा करने वाले हमारे सैनिक है, पूर्व सैनिक है, नेशनल कैडेट्स है, उनको पे है, अलाउंसेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज है, उनके लिए प्रोविजन किया गया है। क्योंकि सरकार का मानना है कि इनके लिए किसी भी प्रकार से कमी नहीं होनी चाहिए। एक समय था तो इनको बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं होती थी, इनके पास सूज भी नहीं होती थी यूपीए के समय, और आर्मी चीफ कहते थे कि मेरे पास 10 दिन का भी हथियार नहीं, गोला बारूद नहीं है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सैनिकों के लिए जो भी जरूरत होती है उस जरूरत को पूरा करते हैं, उसके अलावा और एडिशनल जरूरत होती है उसको भी पूरा करते हैं। वो सप्लीमेंट्री ऑफ डिमांड में लेकर के आए हैं, क्योंकि यही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया और 7 नवंबर 2015 को OROP लागू करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए सैनिकों के लिए जो भी सहूलियत होती है वो देने का काम करते हैं। आज भारत कमजोर नहीं बल्कि निर्णय लेने वाला भारत है। इस प्रकार से यह है। बाकी डिटेल तो मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा, डिफेंस का प्रोडक्शन कैसा बढ़ गया है, क्योंकि यह बजट में आ गई थी बात। तीसरा सर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर,
इसके लिए 10,721 करोड़ रुपए का एडिशनल सप्लीमेंट्री ऑफ डिमांड में मांगी गई है। और इसका भी उद्देश्य क्या है, जो वंचित क्षेत्र में है के लोग हैं उनको किफ़ायत स्वास्थ्य सुविधा मिले, सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है उनका उन्नयन हो सके, उसके बाद एम्स का और आधुनिकीकरण हो, हॉस्पिटल का और आधुनिकीकरण हो, इसके लिए मांगा गया है। क्योंकि हमारी सरकार का ऐसा मानना है सर, जब आपकी सरकार की जिम्मेदारी होती है लोगों को एक स्वास्थ्य सुविधा मजबूत देने की, और आपकी सरकार थी तो लोग इलाज के लिए लोग कर्ज में डूब जाते थे। हमारी सरकार है तो इलाज का खर्च सरकार अपने कंधे पे उठाती है, तभी जाकर के आज अगर देखेंगे तो इस क्षेत्र में बिल्कुल अद्वितीय उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है। जो हमारे 387 मेडिकल कॉलेज की जगह 818 मेडिकल कॉलेज, 7 एम्स की जगह 20 एम्स, उस एम्स को भी पैसा मिलने वाला है जो चालू है, और 54,000 मेडिकल सीट से 1 लाख मेडिकल सीट हो गई है सर। जन औषधि केंद्र पे 18,600 जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ पे बैठे हैं, उनको मैं ढेर सारा अभिनंदन करूंगा। जिस प्रकार से जन औषधि केंद्र का धूम पूरे देश भर में मच रहा है, 70% लोगों को दवाइयाँ सस्ती मिल रही जन औषधि केंद्र में, यह मोदी सरकार की पहचान है सर। इसके माध्यम से ग्रामीण एरिया में जो सप्लीमेंट्री डिमांड मांगी गई, ग्रामीण एरिया में ढेर सारे डायग्नोस्टिक सेंटर खोले जाएंगे, PHC और CHC को 6,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा। क्योंकि हमारा मानना है कि समृद्ध भारत ही जो है, जो स्वस्थ भारत ही समृद्ध भारत की पहचान है सर। ट्रांसफर टू स्टेट सर, विभिन्न राज्यों को जो मोटे मोटे खर्चे बताओ 37,886 करोड़ रुपए देने का काम ये सप्लीमेंट्री डिमांड से मांगी गई है, जिसके माध्यम से लोकल जो अथॉरिटीज है, वो लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय, उनको मजबूती प्रदान करेंगे। SDRF का भी फंड बढ़ाया गया, संघीय ढांचे को और मजबूत करते हुए यह पैसा उनको देने का काम होगा। क्योंकि मोदी सरकार के द्वारा ही 32% जो स्टेट को पैसा जाता था वो 42% करने का काम यह किया है सर। गरीबों की जांच सस्ती हो जाए सर, गरीबों की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी सदैव करते हैं, इसलिए यह जो फंड जाएगा उसके माध्यम से गांव तक जाकर के गरीबों को जो उनकी जांच है वो सस्ती होगी। इसके लिए सर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे सर, इसमें 17,647 करोड़ रुपए सर इसके लिए एडिशनल मांग की गई है। क्योंकि जो सड़क की जो स्पीड है वह रफ्तार लगातार चलती रहनी चाहिए सर। UPA के समय 91,000 ही किलोमीटर सड़कें बनी थी, आज 1,46,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी है। दिल्ली मेट्रो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देख करके लगता है कि यह मोदी सरकार है जिस प्रकार से एक्सप्रेसवे बने हैं सर। पहले सरकार के पास पैसा नहीं होता था और काम भी नहीं होता था। हमारी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जितना भी तेज गति से काम करना हो काम करो, क्योंकि यह किसी भी प्रकार से पैसे की कमी नहीं आने देंगे। यही हमारा मूल मंत्र है सर। आज सर यह जो डिमांड्स आई है इनका मैं पूरा का पूरा इनके बारे में बहुत सकारात्मकता है सर। यह इसकी माननीय वित्त मंत्री जी हैं, जितनी तारीफ करें उतना कम है सर। क्योंकि जो आवश्यक जो हेड ऑफ अकाउंट होते हैं उनको लगातार जितना भी पैसा चाहिए उसको पैसा देने का काम करती हैं, जिसे विकास का गति किसी भी प्रकार से रुके नहीं, विकास की गति चलते रही है। अब भारत जो है विकास के मामले में रुक नहीं सकता, यह तेजी से जो चल रहा है वह वैश्विक स्तर पे भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करे। इसलिए किसी भी हेड ऑफ अकाउंट में जितना पैसा जरूरत होता उसको देने का काम माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है। और चूंकि यही सोच है, इसी सोच के कारण आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले 4 सालों से लगातार सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व आज 716.81 बिलियन डॉलर पे पहुंचा हुआ है सर। और यह भारत की ही आज के दिन में वैश्विक पहचान हो रही है कि लोग देख रहे हैं कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़ा है सर। अभी AI समिट हुई सर, उस AI समिट में 89 देशों ने और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया और बहुत विश्व की सबसे बड़ी AI समिट अब कई समिट पूरी हुई है तो भारत में हुई है। लेकिन उसका भी कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से विरोध किया, बहुत शर्म आती है कांग्रेस के लोगों पे, कितनी भी नकारात्मकता है
कहाँ गिरोगे भैया, कहाँ तक जाओगे? देश की जनता आपको कभी भी नहीं माफ करेगी। इसलिए जो देश के विकास है, उस विकास को बिल्कुल कदम मिला करके आप भी आगे बढ़े। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का हमें मौका दिया सर।